नमस्कार। एक बार फिर हम बात कर रहे थे 10th क्लास मैथ्स की। अब हम किस टॉपिक की बात कर रहे हैं जो है हमारा बहुपद है। अब सबसे पहले बात करते हैं कि बहुपद होता क्या है। उससे पहले हमें समझना पड़ेगा कि पद क्या होता है। अब पद के लिए क्या करना पड़ेगा, आपको इन दो चीजों के बारे में बात करनी पड़ेगी, चर और अचर। अभी चर और अचर क्या होते हैं? चर का मतलब यह हुआ कि जिसका मान बदलता हो, जिसका मान बदलता हो, जहां हम अपनी हिसाब से क्या हो उसका मान रख लेते हैं, उसे तो बोलते हैं चर। अचर मतलब आप सभी नाम से मानो जानते होंगे हिंदी भाषा में। अचर का मतलब जो हिलता ना हो या फिर हिलता ना हो या बदलता ना हो, हमेशा क्या हो वही हो, उसे हम क्या बोलते हैं अचर। जैसे हमारी वो संख्या होती है 2, 5, 7, 8, ऐसा कुछ भी हो सकता है। इस सारे के सारे क्या होते हैं अचर होते हैं। इन दो है तो हमेशा दो ही रहने वाला है, इसको चेंज नहीं कर सकते। जबकि जैसे आपने देखा होगा चर को इस रूप में लिखा जाता है। हम चाहे तो x का मान 1 रख लेते हैं, x का मान 2 रख देते हैं, कभी भी x का मान 3, 4 अपनी मर्जी से रख लेते हैं। जब इसका मान तो क्या हो, इनका मान तो हम बदल सकते हैं, इनके मान बदल सकते हैं, इसलिए तो होते हैं चर और ये क्या होते हैं अचर। इनका मान क्या बदलता नहीं है। अब इन दोनों का प्रयोग करके क्या बनाते हैं, पद बनते हैं। चर और अचर का प्रयोग करके क्या बनाते हैं, पद बनाते हैं। जैसे देखिए आपने 3 है और तो इस मान लो आपने ये सीधे 7, तो ये हो जाए हमारे पास अचर पद हो जाएगा। ऐसे आप कुछ सारे बना सकते हैं। अब देखो चर और अचर का प्रयोग करके क्या बनाते हैं, पद बनाते हैं। फिर पदों का प्रयोग करके क्या बनेगा, अपने आप ही हमारे पास बन जाएगा बहुपद बन जाएगा। बहु मतलब क्या हुआ, अधिक, ज्यादा। तो फिर देखो आप जैसे मान लो कि ये पद है ये भी पद है, इन दोनों को जोड़ देता हूं तो ये क्या बन गया आपके पास एक बहुपद बन गया। बहुपद, अब बहुपद को चर के आधार पर भी मान लो कि विभाजित कर सकते हैं। और मान लो कि उसके अंदर दो चर होते हैं तो उसे क्या बोलते हैं, दो चरों में बहुपद बोल देते हैं। यानी कि x होता है यहाँ पे मान लो 7 में और y रहता तो कहलाता वो दो चरों में बहुपद। हमारा ये काम नहीं है, इस बार तुम्हारा सिर्फ क्या है बहुपद की बात हो रही है, वो भी किसकी, द्विघात बहुपद की बात हो रही है यहाँ पे पिछले चैप्टर में हम उसकी बात करेंगे। अब इसका मतलब क्या हुआ कि द्विघात मतलब वहां पे बहुपद तो हो लेकिन उसमें चर की अधिकतम घात क्या हो, द्वि। द्वि मतलब क्या आता है, दो। दो जैसे आपको दे दिया ऐसे, आपको ये दे दिया, ठीक है। अब देखो इसमें चर कौन है, ये वाले हैं। ये तो क्या कहलाते हैं, अचर होते हैं, या कह सकते हैं कि गुणांक होते हैं। क्या होते हैं, गुणांक। ये तो क्या है, चर है, और ये तीनों क्या चीज होती हैं, अचर यानी कि गुणांक होते हैं, ठीक है। अब लेकिन इसमें देखो इस बहुपद की घात वही कहलाएगी जो चर की अधिकतम घात होगी, जो चर की अधिकतम में घात होगी वही क्या कहलाती है, इस बहुपद की घात कहलाती है। जैसे मान लो यहाँ चर कौन है, x, x की बड़ी घात कौन सी है, 2, तो इसे क्या बोलेंगे, द्विघात बहुपद बोलेंगे। अब सोच रहे कि इसकी घात तो क्या है, 1 है, इसे क्या बोलेंगे, एक घातीय बहुपद, या फिर बोल सकते हैं इसको रेखिक बोल सकते हैं, रेखिक बहुपद भी बोलते हैं। अब सवाल की तरफ चलते हैं जो हमारे किताब में दिया हुआ है। अब किताब में बढ़िया सवाल ये है कि अब क्या होगा, बहुपद के शून्य ज्ञात करो। क्या करने होते हैं, बहुपद के शून्य। देखा जाए तो बहुपद का मानक रूप ये होता है ax स्क्वायर प्लस का bx प्लस के c, ये होता है। a b c तो क्या कहलाते हैं, इसके गुणांक कहलाते हैं, और x क्या होगा, इसका चर होगा। क्योंकि इसमें क्या हुआ, चर की घात 2 है, इसलिए इसे बोलते हैं द्विघात बहुपद बोलेंगे। ये क्या होगा, द्विघात बहुपद है। अब किताब में क्या हुआ कि आपको इनके शून्य ज्ञात करने होते हैं। क्या ज्ञात करने होते हैं, शून्य। अब ये शून्य क्या होते हैं, यानी कि ऐसे अंक जो बहुपद में मतलब चर के, किसके, चर को यहाँ पे x का ऐसा मान या x बराबर ऐसा अंक रखो ताकि जो बहुपद का मान क्या हो जाए, 0 हो जाए, वो क्या कहलाते हैं, इसके शून्य कहलाते हैं। अब उसे ज्ञात करने के हमारे यानी कि गणित में यानी कि 3 विधियां दी हुई है। पहली विधि है गुणनखंड विधि। कौन सी विधि है, गुणनखंड विधि। इसे हम करते हैं, इसकी बात करते हैं। हमें कहते हैं कि इसके आपको शून्य ज्ञात करने हैं। अब शून्य ज्ञात करने मतलब x के मान ज्ञात करने हैं। बहुपद कभी हल नहीं होता, उसका मान निकाल सकते हैं, हल होता नहीं है।
इसलिए तो क्या बहुपद है, इसको हल नहीं कर सकते। लेकिन अगर इसे मान लो सपोज करते हैं कि आपको ये दो घात का एक घात का होता तो कैसे, मान लो सपोज करो आपको ये दिया होता, कहते हैं कि इसका शून्य निकालो, इसका शून्य निकालो। अब यहाँ पे चर कौन है, x, x की घात कितनी है 1, तो इसका शून्य के कितने आने वाला है 1 है। और इसके बाद देखो इसकी घात कितनी है 2, तो इसके शून्य के कितने आने वाले हैं 2 आने वाले हैं। मतलब इसका टुकड़ा तो एक ही देगा ये वाला, लेकिन इसके गुणनखंड क्या होंगे 2 होंगे, इसके गुणनखंड कितने होंगे 2 होंगे। अब देखो इसके शून्य निकालना चाहते हैं क्योंकि ये तो हल होता नहीं है, अब बहुपद नहीं और हल होता, लेकिन क्या होती है समीकरण तो हल होती है। अब बहुपद और समीकरण में इतना फर्क होता है कि बहुपद में तो क्या होता है एक ही पक्ष होता है, जबकि समीकरण में क्या होते हैं दो पक्ष होते हैं, एक लेफ्ट हैंड साइड दूसरी राइट साइड, या कह सकते हो उसके अंदर बराबर का निशान आता है समीकरण में। और मान लो मैं ऐसे करता कि 2x + 4 ये बराबर का निशान, सामने कुछ भी लगा दो, मान लो सपोज करो मैंने क्या लगा दिया 0, तो ये बहुपद था, ये क्या बनेगी समीकरण। अब इसको हल कर सकते हैं, इससे हम x का मान निकाल सकते हैं, जबकि इससे कोई मान निकालने वाला नहीं है। इसका मान निकालने के बाद लेकिन इसको हल नहीं कर पाएंगे, इसको हल लेके x का मान नहीं निकाल पाओगे आप। पहले से क्या करना पड़ता है, शून्यक में बदलना, यानी कि समीकरण में बदलना पड़ता है। देखो क्या होगा आपके पास x बराबर ये क्या होगा प्लस का जाए तो माइनस का, ये गुणा में तो पाएगा वो भाग, तो क्या है आपके पास माइनस का 2। अब ये माइनस का 2 इस बहुपद का एक शून्यक है। हमें कैसे मालूम चला कि आप क्या करो x की जगह ये रख दो, आप अपने आप मालूम चलेगा, देगा 2 गुणा x, x का मान माइनस का 2 प्लस का 4 हो गया, तो माइनस का 4 और प्लस का भी 4 कितना है हमारे पास है 0। देख लो इसका मतलब यही कहा कि x बराबर -2 ऐसा अंक है जो इसको क्या करता है शून्य बना देता है, तो ये कहलाएगा इस बहुपद का शून्य कहलाएगा। अब इसमें चर कितने था, घात कितनी थी 1, इसलिए क्या हुआ इसका 1 आया। अब इसकी घात कितनी है 2, इसलिए क्या हुआ इसके भी शून्य कितने आएंगे 2 आने वाले। अब शून्य निकालने के लिए तो आप लिख दोगे यहाँ पे शून्य के लिए, इसे क्या बोलते हैं समीकरण में बदलते हैं इसको। इसे करने की आपको मैंने बताया अभी भी कितनी विधियां हैं 3 है, उसमें से हम क्या करते हैं पहली बात करते हैं गुणनखंड विधि। कौन सी विधि, गुणनखंड। अब करने का तरीका कैसे होता है, इसको देखो आप इस रूप को, आपको क्या करना है हमेशा समीकरण को इस रूप में लिखना है। आपको देखना है कि आपको a और c का गुणा करना है, a और c का गुणा मतलब बाहर वाले गुणांकों का गुणा करना है। वो कितने के, देखो क्या आ जाएगा हमारे पास ac, फिर आप देख रहे हैं बीच वाले को, जैसे आप यहां बात कर लेते हैं इसका गुणा इससे करते हैं, कितना आया हमारे पास 4 गुणा माइनस का 9, कितना आया आपके पास है माइनस का 36 आया। फिर बात करते हैं हम बीच वाले, बीच वाला कौन है हमारे पास b, b की बात करते हैं यहां कौन है माइनस का 5। अब आप देखो ध्यान रखना कि आपको b के ऐसे टुकड़े करने हैं कि जोड़े तो वापिस g बन जाए, -5 मतलब b बन जाए, लेकिन गुणा करें तो क्या बने a गुणा c वाला मान बन जाए। अब देखो ये क्या है, यहां देखो 36 है, देखो इसे टुकड़े करना चाहते हैं, इसे टुकड़े क्या हो सकता है 1 4 हो सकता है, 1 का 4 से गुणा किया 4 ही हुआ, 2 3 कर सकते हैं 6 होगा। हमें इतना बहुत बड़ी संख्या चाहिए, इसका मतलब क्या 5 से आगे जाना पड़ेगा हमें। जैसे मैंने इसकी जगह लिख दिया माइनस का 6 लिख दी, जबकि है क्या ये माइनस का 5, हमें क्या लिखना पड़ेगा साथ में प्लस का 1, लेकिन दोनों का गुणा किया तो ये वाला आ नहीं रहा, ये हमारे काम का नहीं है। फिर मैंने क्या माइनस का 7 लिख दिया और प्लस का 2 लिख दिया, इन दोनों का गुणा किया कितना आया माइनस का 14, हमें क्या चाहिए माइनस का 36 चाहिए। फिर माइनस का 8 और प्लस का 3 कितना हुआ 24, हमें क्या चाहिए 36, आगे चलना चाहिए। फिर माइनस का 9 और प्लस का 4, इन दोनों का गुणा कितना आ रहा है 36 आ रहा है। इसका मतलब हमारे यानी कि क्या हुआ है b की जगह आप क्या लिखोगे माइनस का 9 और प्लस के 4 लिखेंगे। आप देखो -5 के साथ कौन है x है, तो यहां भी आप दोनों के साथ क्या लगा दोगे x लगा दोगे। ये हमारा क्या था रफ काम था, क्या था रफ काम। ये निकालने का तरीका होता है, ऐसे मान लो बड़ी संख्या होती है, दिमाग लगाना पड़ता है खुद को ही, तो आपको देखना पड़ेगा खुद ही, जो नहीं कि आप ये करें अपने दिमाग में देख सोचना अपने आप हो जाएगा वो। तो अब देखो उसके बाद अब मैंने बताया कि वो तो हमारा रफ काम था, सिर्फ इसकी जगह आपको क्या लिखना था माइनस का 9x और प्लस के 4x और माइनस का 9 और बराबर में क्या लिखना आपको 0 लिखना है। सिर्फ इसको चेंज किया, बाकी किसी को चेंज करना नहीं है आपको। देखो फिर आप इन दोनों में से और इन दोनों में से कॉमन लो,
इन दोनों में से या फिर इन दोनों में से कॉमन लो। अब इन दोनों में से कॉमन क्या आ रहा है, सिर्फ क्या आ रहा है, x आ रहा है कॉमन। क्या कॉमन आ रहा है, x, सही है ना। तो x कॉमन आ रहा है, ये आ गया आपके पास x कॉमन। तो यहां तो क्या बचा 4x और यहां क्या बचा आपके पास है -9। अब इन दोनों में से कॉमन आ रहा है कुछ, जिसमें से कोई कॉमन नहीं आता, मतलब इसके गुणा में 1 लिख सकते हैं, इससे गुणा में 1 लिख सकते हैं, मतलब इन दोनों में से कॉमन क्या आया, 1 आया। तो फिर यहां क्या बचेगा 4x और यहां क्या आपके पास है 9 बराबर में 0। आपको ध्यान रखना है कि ब्रैकेट वाली चीज हमेशा क्या होनी चाहिए, बराबर, तभी हमारा सवाल सही दिशा में जा रहा, नहीं तो गलत हो जाएगा। क्योंकि यहां तो भाग के 1 थी इसलिए क्या इसके गुणनखंड करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, लेकिन इसमें क्या भाग 2 है इसलिए इसके शून्य के भी 2 आने वाले, इसलिए क्या हमें 2 टुकड़े करने पड़ेंगे, तो जाके हमारे पास क्या आएगा। जैसे मान लो इसको किसके बराबर रखा, 0 के बराबर, वहां भी हमारे पास 2 टुकड़े आने वाले हैं, उनको भी क्या रखेंगे 0 के बराबर रख देंगे। अब इन दोनों में से कॉमन क्या आ रहा है, 4x माइनस 9 आ रहा है, और यहां तो बचा x और यहां से क्या बचा प्लस 1 बराबर में 0। देखो ध्यान से, या तो देखो ये 0 होगा या फिर ये 0 होगा, क्योंकि अगर इसका मान 0 होता तो गुणा कर तो भी 0 मान आ सकता है, और इसका मान भी 0 रखते तो भी क्या पूरा मान 0 हो जाता उसके बराबर, या ये 0 है या फिर ये 0 है। तो इसलिए क्या हमने दोनों को 0 के बराबर रखा। पहले तो क्या रखा हमने 4x माइनस का 9 बराबर है 0, दूसरा x प्लस 1 बराबर है 0। यहां से निकालते हैं चर का मान, यहां से क्या आएगा, ये माइनस का इधर है तो प्लस का, ये गुणा भी तो कहां आ जाएगा भाग, ये देखो ये प्लस का इधर है तो माइनस का, इसका मतलब हमारे पास 2 शून्य का है, एक तो है 9/4, दूसरा है माइनस का 1। इसका मतलब ये दोनों मान यहां रखोगे अपने आप इसका मान क्या आने वाला है, 0 आने वाला है। ये हो गए इसके 2 शून्य। एक सवाल हो गया। देखो फिर आप शून्यों और गुणाकों के बीच में, गुणांक कौन से होते हैं, ए बी और सी, ए बी और सी, इनके बीच में संबंध होता है, इनके बीच में क्या होता है, संबंध होता है। अब देखो गुणाकों और शून्यों के मध्य संबंध। मान लो कि हमने शून्यों को अल्फा और बीटा मान लिया, अल्फा और बीटा मान लिया, इसके द्वारा सवाल की जांच भी हो जाती है कि हमारा सही है सवाल या फिर गलत है। देखो आप, हमने इसको मान लिया अल्फा और इसको मान लिया बीटा, ये हमारे पास 2 शून्य है। अब क्या होता है कि शून्यों का योगफल, शून्यों का योगफल, योगफल मतलब अल्फा प्लस बीटा बराबर क्या होता है, माइनस का बी अपॉन में ए। और दूसरा देखो, इसको आप जाओ जांच कर सकते हो, आप जांच करके देखो आप, अल्फा का मान कितना है 9/4 है, बीटा का मान कितना आपके पास है माइनस का 1 है, बराबर माइनस बी। बी देखो ध्यान से, बी क्या होता है, देखो ध्यान से देख लो आप, बी क्या होता है एक्स के गुणा में, एक्स के गुणा में। यहां देख लो एक्स के गुणा में कौन है, माइनस का 5 है, तो यहां क्या है माइनस का 5 बटा में ए क्या होता है, देखो एक्स स्क्वायर के गुणा में, यहां कौन है एक्स स्क्वायर के गुणा में 4 है। फिर देखो इसका लघुत्तम कितना आने वाला है 4, तो देखो आप यहां तो कितना आएगा 9 और यहां कितना आ जाएगा 4, देखो माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस बटा में 4, 9 में से 4 कितना बचा 5 बटा में 4 बराबर 5 बटा में 4। इसका मतलब हमारा सवाल क्या है, सही है। ये क्या होता है, सत्यता की जांच करने का तरीका होता है कि हमारा जो शून्य का है क्या उसी बहुपद के है, उसका मालूम किया जा सकता है। ये तो था शून्यों का योगफल का सत्यता की जांच होती है इसे। अब देखते हैं शून्यों का गुणनफल, शून्यों का गुणनफल, ठीक है, अल्फा गुना बीटा, अल्फा गुना बीटा क्या होता है, वो सी अपॉन में ए होता है। ये सूत्र मान लो आपको याद रखने चाहिए, इसे निकाल भी सकते हैं कैसे आए, वो हमारे काम में सवाल में आते हैं बोर्ड में। देखो आप अल्फा, अल्फा का मान 9 बटा में 4, बीटा, बीटा का मान माइनस का 1 बराबर सी, सी का मान
सी क्या होता है? अचर पद। अचर पद क्या था हमारा, याद हो तो क्या था वो? माइनस का 9 था। ए का मान क्या था हमारे पास है? 4 था। तो देखो क्या हुआ, माइनस का 9/4 बराबर माइनस के 9/4। इसका मतलब हमारे क्या हुआ, जो हमने अल्फा और बीटा जो शून्य निकाले वो वास्तव में उसी बहुपद के हैं। इस सत्यता की जांच भी हो जाती है। अब मैंने बोला था कि द्विघात बहुपद कि शून्य निकालने की आपको 3 विधियां दी हुई हैं। अब एक सवाल लेते हैं, हम तीनों विधियों से उसे करके देखते हैं कि तीनों की उत्तर सेम आती है या फिर नहीं आती। जैसे आपको दे दिया 2x² माइनस का 3x माइनस के 5, ये आपको दे दिया सवाल। हमें कहे कि आपको इसके शून्य ज्ञात करने हैं। क्या ज्ञात करने हैं? शून्य। अब शून्य ज्ञात करने इसलिए क्या है, इसके बराबर क्या लिखना पड़ेगा हमें? 0। ये तो कौन सी विधि है? गुणनखंड विधि है। कौन सी विधि है? गुणनखंड। ठीक है, जहां कर चुके हैं अल्फा पर सिंबल ध्यान रखना। अब देखो निकालते हैं इसको, इसका गुणा इसे कितना आया? माइनस का 10। माइनस का 10। फिर उसके बाद देखो बीच वाला कौन है? माइनस के 3। माइनस 3 की जगह हम क्या ले सकते हैं? माइनस का 5 और प्लस के 2। इन दोनों का गुणा करेंगे कितना आ जाएगा हमारे पास? माइनस के 10 आ जाएगा। इजी है वो तो। इसका मतलब माइनस 3 की जगह क्या लिखोगे? माइनस के 2 प्लस के माइनस के 5 और प्लस के 2। हम ये कर चुके हैं, लेकिन आगे वाले देखना हो तो सेम आते कि नहीं आते, इसलिए कर रहे हैं। तो 2x² माइनस का की जगह क्या लिखोगे आप? माइनस का 5x और प्लस का 2x। माइनस का 5 बराबर में 0। मैंने माइनस 3x की जगह ये वाला लिख दिया, देख सकता हूं क्यों? इसी घटेगा अपने आप क्या आएगा? माइनस का 3x। सेम ही है। फिर इसमें और इसमें से मैं कॉमन लेता हूं। इसमें से कॉमन क्या आ रहा है? x कॉमन आ रहा है। यहां क्या बचा? 2x और माइनस का 5। यहां से कोई कॉमन नहीं आ रहा है, तो यहां क्या है? कॉमन आएगा 1 आता है, बराबर में 0। हमारी ब्रैकेट वाली चीज सेम है, इसका मतलब क्या? हमारा सवाल सही दिशा में जा रहा है। दोनों में से कॉमन क्या आएगा? ब्रैकेट वाली संख्या। यहां तो बचा क्या? x और यहां से क्या आ जाएगा आपके पास? 1 बराबर में 0। अब देखो पहले तो क्या हुआ? 2x माइनस 5 बराबर क्या लिखेंगे? 0 लिखेंगे। तो यहां से क्या आएगा आपके पास? x बराबर ये माइनस का इधर आया तो प्लस का, गुणा में तो आया भाग। ये तो इसका एक शून्य है। आप दूसरे की बात करते हैं। यहां से क्या आएगा? x बराबर माइनस का 1 आ जाएगा। हमारे पास दो शून्य आए हैं, कौन कौन से? एक तो आया 5/2 और दूसरा कौन सा आया? माइनस का 1 है। अब इनको एक विधि कौन सी थी? गुणनखंड विधि। मतलब बीच वाले के करो आप टुकड़े करके उसे गुणा करके बाहर वालों का निकालना, ये गुणनखंड विधि कहलाती है। हमने 2 टुकड़े किए उसके बाद। अभी दूसरी विधि होती है इसकी पूर्ण वर्ग विधि। क्या होती है हमारी विधि? पूर्ण वर्ग। ये वाली पूर्ण वर्ग विधि क्या होती है? इसे करने का तरीका क्या होता है? सबसे पहले स्टेप होते हैं 3। देखो आप, सबसे पहला काम आपका है कि अचर पद को दूसरे पक्ष में लेके जाओ। अचर पद को दूसरे पक्ष में लेके जाओ। अचर पद कौन सा है? माइनस का 5। उधर गया तो क्या हुआ? प्लस का 5। ये पहला स्टेप था। फिर दूसरे में आप क्या करो कि आपको x² के गुणा में 1 रखना है। x² के गुणा में कौन है? 1 रखना है। अगर 1 ना हो तो उसे 1 बना दो। x² के गुणा में कौन है? 2 है। अब 2 को 1 कैसे बनाएंगे? इसका भाग देते हैं, इसी का भाग होगा। हमेशा ये ध्यान रखना चाहिए, अगर 1 के अलावा कुछ छोड़ो तो पूरी समीकरण में क्या करो? 2 का भाग दे दो। क्या कर दोगे? समीकरण में 2 का भाग देने पर तो 2 का भाग देंगे, ये तो कट जाएगा 2। तो यहां कितना आएगा? 3/2x और यहां कितना आ जाएगा आपके पास? 5/2 आ जाएगा। ये हो गया। अब सबसे कीमती स्टेप है तीसरा। आपको क्या करना है? x के गुणा का आधा करके, आधे का वर्ग दोनों पक्षों में जोड़ दो। दोनों पक्षों में जोड़ने पर
x का गुणा कोई भी हो, इसे यहाँ x का गुणा कौन है, माइनस के 3/2। आधा मतलब कैसे करेंगे, 1/2 का गुणा कर दो या फिर 2 का भाग नीचे दे दो, एक ही बात है होती है। तो कितना आया हमारे पास, माइनस के 4 सॉरी 3 में कितना आया 4, और क्या करना है, इसका वर्ग करना है, वर्ग करके दोनों पक्षों में जोड़ना है। ये हमारा काम था। क्या करना है, x के गुणांक, जैसे यहाँ 3 माइनस के 3/2 है, इसका आधा करना। आधा मतलब क्या, नीचे हर में क्या लिखना, गुणा में 2 लिखना है, 2 लगाना होता है। अब गुणा में 2 आए, 2 दूनी कितना हुआ 4, ऊपर क्या था माइनस के 3/4, इसका वर्ग करके दोनों पक्षों में जोड़ना है। तो वही काम करना है यहाँ पे। ये हो गया हमारे पास x² माइनस, ये देखो आ जाएगा 3/2 x, जोड़ना किसको है, माइनस के 3/4 की स्क्वायर। इस तरफ भी आप क्या जोड़ोगे, वही सेम है चीज, माइनस के 3/4 की होल स्क्वायर। अब ये काम था। अब क्या करना आपको, यहां ब्रैकेट लगाना है, उसकी क्या करनी है आपको, होल स्क्वायर करनी है। अब यहां पे जिसकी स्क्वायर है उसको यहां लिख दो आप, जिसकी स्क्वायर है, किसकी स्क्वायर है, एक इसकी है, दूसरी स्क्वायर किसकी है, इसकी है। तो यहां क्या आ जाएगा, x माइनस 3/4, इन दोनों को जोड़ के यहाँ पे लिख दो, क्योंकि अपने आप इसको खोलेंगे अपने आप यही बनने वाला है, सेम यही बनेगा। मतलब ये वाला किसका मान है, इसका मान होगा अपने आप ही, आपको सोचना नहीं है। जिसकी स्क्वायर है उन दोनों को जोड़ के यहाँ पे लिख दो, उसकी होल स्क्वायर लिख दो। इसको हल करते हैं तो क्या आया, 5/2, आप देखो माइनस 3 की स्क्वायर 9, बटा में 4 की स्क्वायर 16। आगे चलते हैं। अब देखो ये तो एक छोटा सा सूत्र घटा जोड़ बाकी जो भी हो रहा है उसे हल करते हैं। देखो आप इसका लघुत्तम कितना आएगा, 16, कितना है आपके पास है 16। फिर देखो इसे 9 है, 2 है, 2 का भाग करेंगे 16 में तो 8 आएगा, 8 का गुणा किससे होगा, 5 से, 8 5 40, प्लस यहां पे कितना आने वाला है, 9 ही आने वाले हैं। फिर देखो x माइनस 3/4 की होल स्क्वायर, यहां 16, ऊपर कितना आया 49। जब इसकी स्क्वायर हटेगी तो उसके पक्ष का क्या होगा, वर्गमूल होगा। तो x माइनस 3/4, यहां क्या हुआ, इसका वर्गमूल क्या हुआ, 49/16, लेकिन प्लस है माइनस, प्लस है माइनस आएगा। हमें वैसे ही मालूम है कि हमारे चर के यानी कि जो मान आने वाले वो 2 ही आने वाले हैं। एक बार हम प्लस लेंगे, एक बार माइनस लेंगे, तो क्या होगा, x माइनस 3/4 बराबर प्लस माइनस 49 का वर्गमूल होता है 7 और 16 का कितना होता है 4। वही काम, एक बार हम क्या लेंगे, प्लस चिन्ह लेंगे। अब प्लस चिन्ह लेंगे तो क्या होगा, x माइनस 3/4 बराबर प्लस 7/4। देखो ध्यान से क्या होगा, x बराबर, तो x बराबर क्या हो जाएगा आपके पास है, देखो 7/4, ये माइनस का इधर है तो क्या हुआ, प्लस का। अब इन दोनों का लघुत्तम कितना आने वाला है 4, ये कितना हुआ 7 प्लस है 3, तो x बराबर क्या है हमारे पास है 10/4, यानी कह सकते हैं क्या, दोनों कट रहे हैं तो क्या हुआ 5/2। एक आपका सुने सेम का सेम में आ चुका है। ठीक है, अब दूसरी बात करते हैं, जब ये तो प्लस का लिए, अब बात करते हैं माइनस लेने पर। अब जब माइनस लेंगे तो क्या होगा, देखो x माइनस 3/4 बराबर माइनस का 7/4। तो देखो क्या होगा, x बराबर माइनस का 7/4, ये माइनस का इधर है तो प्लस का। अब इसका लघुत्तम ले लेते हैं, लघुत्तम ले 4 आएगा तो यहाँ क्या आएगा, माइनस का 7 और प्लस के 3, ज्यादा किसके, माइनस के, तो माइनस कितने बचे 4/4, तो x बराबर क्या है आपके पास, माइनस का 1 आ गया। तो पहले भी इसी सूत्र से भी क्या तरीके से भी क्या आया था, माइनस का प्लस का 5/2 और माइनस का 1 आया था, सेम आया। ये तो विधि थी कौन सी, पूर्ण वर्ग विधि। कौन सी विधि थी ये, पूर्ण वर्ग विधि। ठीक है, अब तीसरी विधि है, सीधे कह सकते हो उसको सूत्र का नाम ही है, उसे निकालना बहुत आसान होता है। सबसे इजी मानो कह सकते हो आप, वही तरीका होता है। गणितज्ञ हुए एक, इसके नाम पर है, सूत्र का नाम है श्रीधर आचार्य। ठीक है, सूत्र कह सकते हो इसको। इसी का दूसरा नाम होता है द्विघाती
सूत्र, क्योंकि द्विघात समीकरण को इसको आप हल कर सकते हो इसके मदद से। वो क्या होता है आपको मैंने बता दिया। मान लीजिए आपके पास एक समीकरण है और आपको कहते हैं किसके, आपको क्या निकालने हैं, शून्य के निकालने हैं, तो कैसे करेंगे? तो उसके लिए क्या होता है, x के मान आते हैं, हमें मालूम है किसके मान आते हैं, x के। तो x बराबर क्या आएगा, माइनस का b प्लस माइनस अंडर में b स्क्वायर माइनस 4ac बटा में 2a आएगा। ये क्या होता है, श्रीधराचार्य सूत्र होता है। अब इसके माध्यम से भी आप क्या दो शून्य निकाल सकते हो, द्विघात समीकरण का हल कर सकते हो, यानी कि x के मान निकाल सकते हो। यहां देखो प्लस माइनस दो बार आया ना, प्लस माइनस, इसमें दो शून्य हमने आप पढ़ने वाले हैं। इससे पहले इसको ध्यान रखना आप, ये टॉपिक अलग है, हम उसके बारे में बात करेंगे बाद में, ठीक है। अब बात कर लेते हैं इसकी। तो x बराबर क्या आया, माइनस का b आएगा। देखो यहां देखना, हमारे समीकरण क्या थी, 2x माइनस के 3x प्लस माइनस का ही 5 बराबर में 0। अब देखो हमारे क्या चाहिए, माइनस का b, तो पहले मैंने माइनस लगा दिया। b देखो क्या होता है, x के गुणा में। अब x के गुणा में कौन है, माइनस के 3, तो लिख दिया माइनस का b प्लस माइनस b स्क्वायर, b कौन आता है, x के गुणा में, तो क्या आया, माइनस 3 की होल स्क्वायर माइनस 4a का मान 2, c क्या होता है, अचर पद होता है, क्या माइनस का 5 बटा में 2a कौन है हमारे पास, x स्क्वायर पे गुणा में, x स्क्वायर के गुणा में कौन है, 2। तो क्या है, बिल्कुल सेम विधि होती है, पुनर्विधि वैसे बन जाएगा, जस्ट लास्ट में सीधे। ये तो क्या हुआ, प्लस का 3 प्लस माइनस, फिर देखिए यहां कितना हो जाएगा आपके पास है 9, और यहां से कितना आ जाएगा आपका, माइनस माइनस प्लस, प्लस के कितना हुए 40 बटा में कितना आया 4। तो x बराबर क्या है आपके पास है, प्लस के 3 प्लस माइनस कितना हो गया 49 बटा में कितना आया आपके पास है 4। अब देखो उसके बाद x बराबर 3 प्लस माइनस, देखो 49 का पहले लगा दिया, प्लस माइनस ऐसा नहीं है, इसलिए यहां से कितना है आपके पास 9 बटा में कितना है आपके पास है 4, ठीक है। क्यों कितना होता है, 49 का 7 होता है, 49 का 7। तो x बराबर क्या होगा, देखो आप पहले लेते हैं प्लस चिन्ह, तो क्या आएगा 3 प्लस 7 बटा में 4, तो x बराबर क्या आया 10 बटा में 4। तो x बराबर क्या है आपके पास 5 बटा में 2। जब मैंने क्या लिया, प्लस चिन्ह लिया, अब लेता हूं फिर क्या, माइनस चिन्ह लेता हूं। अब माइनस चिन्ह होगा तो क्या होगा, देखो x बराबर, देखो ध्यान से, तो क्या हो जाएगा x यानी 3 माइनस 7 बटा में 4, कितना आया माइनस का 4 बटा में 4। तो x बराबर क्या है आपके पास, माइनस का 1 आया। देखो सेम वही उत्तर आ रही है तीनों विधियों से। ये आपको 3 विधियां दे रखी थी, इसके माध्यम से आप इनका गुणनफल कर सकते हो, या फिर कह सकते हो आप इसके शून्य निकाल सकते हो, इसके हल कर सकते हो, इसके द्विघात समीकरण। अब फिर उसके बाद मैंने एक चीज बोली थी, इस वाली चीज को, इसके बारे में बात की थी, अब उसके बारे में बात कर लेते हैं थोड़ा सा। अब देखो मैंने उसके अंदर लिखा था b स्क्वायर माइनस 4ac, इसे d से लिखा जाता है, इसे विभक्तर बोलते हैं। अब ये क्या चीज होती है, आपने सभी को मालूम है कि इसका मान क्या होता है, 2 होता है, सभी को मालूम है, ये एक वास्तविक संख्या प्राप्त होती है। लेकिन ये क्या होता है, हमारे सिलेबस में नहीं, फिर बता रहे हैं, इसका मान क्या होता है हमें पता नहीं है। ये एक काल्पनिक संख्या है, ये रियल नंबर नहीं है। ये क्या है, उसकी बात कर रहे हैं, ये क्या है, काल्पनिक संख्या हो जाती है। अंडर के अंदर अगर माइनस आता है तो वो क्या होता है, वास्तविक संख्या रहती नहीं है। तो सवाल में हम सूत्र लगाएंगे, सूत्र में क्या होगा, आपसे पूछा जाएगा कि पहले बताओ ये कि जो हमें समीकरण दे रखी है क्या उसका हल होगा, हल होगा तो कैसा होगा, उसका माध्यम हम आसानी से इस सूत्र में देंगे। हमारा सूत्र क्या था, द्विघात समीकरण, द्विघात सूत्र माइनस का b प्लस माइनस अंडर में b स्क्वायर माइनस 4ac बटा में 2 है। इस पे डिपेंड करता है कि हमारे मूल कैसे होने वाले हैं, हमारे शून्य कैसे होने वाले हैं। अगर इनका मान मान लो कि माइनस का आ गया तो सवाल ही नहीं होगा, कि वो तो काल्पनिक बन गया सब कुछ, ठीक है। अब देखो इसके द्वारा पहली स्थिति
मान लो कि अगर इसके मान लो कि इसके अंदर मान प्लस का आ गया, किसका आ गया, प्लस का, कोई भी मतलब जीरो से बड़ा आ जाए, मतलब डी क्या आ जाए आपके पास है, जीरो से बड़ा आ जाए, तब क्या होते हैं मूल या शून्य के स्थान मूल क्या होंगे, वास्तविक होंगे, क्या होंगे, वास्तविक। अब इसमें क्या प्लस का मान है, कोई टेंशन नहीं, उसको बल मूल्य हुआ देंगे, ये तो दे देगा ना, हम जानते हैं अंडरूट वाली क्या होती है, प्रमेय और एक प्रमेय दोनों रियल होती है ना। अब इसके ना अंडरूट में संख्या आएगी तो क्या एक बार प्लस लेंगे, एक बार क्या लेंगे माइनस, दोनों बार उत्तर क्या आने वाली है, अलग अलग आएगी, क्या होंगे मूल वास्तविक होंगे, क्योंकि यहां से वास्तविक संख्या प्राप्त हो रही है। जब क्या हो यहाँ पे प्लस आए इनका मान, तो मूल क्या होंगे, वास्तविक, और क्या होंगे, देखो एक बार प्लस लेंगे, एक बार क्या लेंगे माइनस, तो और क्या होंगे वो भिन्न भिन्न होंगे, एक तो क्या होगा मूल वास्तविक होगा, साथ में क्या होगा वो भिन्न भिन्न होगा। फिर दूसरे की बात करते हैं, और मान लो कि d बराबर 0 हो जाए, d बराबर 0 मतलब इसका मान 0, ये पूरा 0, मतलब प्लस माइनस दोनों में से का 0 0 करना है, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, इस भाग का तो पूरे का ही, इसका मतलब क्या होगा मूल तो वास्तविक होंगे, मूल तो क्या होंगे वास्तविक होंगे, लेकिन क्या होंगे अब की बार वो समान होंगे, क्या होंगे समान, क्योंकि ऐसे नहीं कि मान लो आप सोचोगे ये तो पूरा हट गया, ये तो पूरा हट गया, अब उसके बाद क्या माइनस का b बटा में 2a बचा है, अब एक मान आने वाला है, एक तो ना आएगा, हम जानते हैं द्विघात की बात हो रही है, इसलिए क्या उत्तर 2 आने वाली है। अब की बार क्या मूल वास्तविक होंगे, लेकिन दोनों क्या होंगे समान, और 1 बटा 2 आया, दूसरा भी क्या होगा 1 बटा 2 ही लेना है। अब तीसरी स्थिति, अब मान लो कि यहां मान क्या प्राप्त हो जाए माइनस का, तो हमारा सवाल ही हल होने वाला नहीं है, मतलब d क्या आ जाए 0 से छोटा, मूल क्या हो जाएंगे काल्पनिक, क्या आ जाएंगे काल्पनिक, भिन्न भिन्न तो आएंगे लेकिन क्या मूल ही काल्पनिक करने, इस स्थिति में आपको सवाल लगभग हल नहीं करना होता है। ये तो हमारा था बहुपद का कुछ सारांश, थोड़ा बहुत बचा है वो बाकी अगले क्लास में करते हैं।